आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक डॉक्यूमेंट जो है AERB ने जून 2022 में रिलीज किया था, राइट। ये डॉक्यूमेंट है आपका पर्सनल मॉनिटरिंग ऑफ रेडिएशन वर्कर इन रेडिएशन फैसिलिटी, ठीक है। इसमें मैंने स्पेसिफिकली इसलिए ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चूज किया है क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो जनरली जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो कि रेडिएशन जो भी एक्टिविटी जो भी हम लोग हैंडल कर रहे हैं वो किस एक्ट के अंदर आता है, फिर AERB का रोल क्या है, कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन, रेडिएशन फैसिलिटी का डेफिनेशन क्या है, रेडिएशन वर्कर का डेफिनेशन क्या है। तो कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन जो है ना वो वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें हैं मगर वो चीजें आनी चाहिए। दूसरी चीज है कि ये पर्सनल मॉनिटरिंग से रिलेटेड जून 2020 में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सोच समझ के इन्होंने ये किया है। और ये जो डॉक्यूमेंट जो दिया है वो शायद हर तरह की रेडिएशन फैसिलिटी के लिए जहां पर के लिए वैलिड है, मीन्स एग्रीकल्चर में हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी हो रहा है, रेडियोथेरेपी में हो रहा है, न्यूक्लियर मेडिसिन हो रहा है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी हो रहा है। ये उन्होंने एक कंबाइंड निकाला है, राइट, कि उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और स्पेसिफिक उनका पर्पस ये था कि RSO लाइसेंसी और एम्प्लॉयर जो है वो ये डिसाइड कर पाए कि किन लोगों को हमें पर्सनल मॉनिटरिंग बैचेस प्रोवाइड करने हैं और किनको नहीं करने हैं, और उससे रिलेटेड इश्यूज को इसमें इन्होंने एड्रेस किया है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड बातें जो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला चीज कि एक्टिविटीज कंसर्निंग एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ रेडिएशन सोर्सेज एंड इंस्टॉलेशंस आर टू बी कैरिड आउट इन इंडिया, स्पेशली इन इंडिया में कोई भी एक्टिविटी आप यूज कर रहे हो, राइट, कंसर्निंग एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन, या तो एस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे मान लो कि हम अभी नया कोई डिपार्टमेंट बना रहे हैं, राइट, जैसे साइक्लोट्रॉन मान लो आप इंस्टॉल कर रहे हो, आपको बनाना है बेसिकली, तो उस समय पे भी इनिशियल लेवल पे अप्रूवल लेना पड़ेगा, साइट लेआउट, बहुत सारी चीजें करनी है। और जब भी वो मशीन आएगा तो उस समय पे भी एक्टिविटी हमें लेनी पड़ेगी ताकि हम उसको चेक कर पाए कि वो हमारा ठीक ठाक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बेसिकली वी वांट टू एस्टैब्लिश इट। उसके बाद ही जाकर के अप्रूवल मिलता है हमें, लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन मिलता है कि हम ऑपरेशन जो है कैरी आउट कर सकते हैं, पेशेंट एक्टिविटी कर सकते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे जब हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं उस समय पे भी एंड ऑपरेशन ऑफ रेडिएशन सोर्सेस, राइट, एंड इंस्टॉलेशन, रेडिएशन सोर्सेज एंड इंस्टॉलेशन, कोई भी चीजें इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब इंस्टॉलेशन मतलब जैसे मान लो कि हमने वही जैसे मेडिकल साइक्लोट्रॉन लगा लिया, इंस्टॉल किया, उसी तरह से हमारा अलग अलग इंस्टॉलेशन हो सकता है। जैसे रूम नंबर 51 में एस्पेक्ट सिटी है, एस्पेक्ट सिटी एक इंस्टॉलेशन है। उसी तरह से आपका एस्पेक्ट है वो रूम नंबर 49, इट विल बी ए सेपरेट इंस्टॉलेशन। ऐसे ऐसे इंस्टॉलेशन होते हैं, इंस्टॉलेशन, रेडियो एक्टिव सोर्सेज, राइट। उस तरह से एक्टिविटी कुछ भी आप हैंडल कर रहे हो, दिस हैज टू बी कैरिड आउट, आर कैरिड आउट, बेसिकली दे आर कैरिड आउट इन इंडिया इन अकॉर्डेंस विथ the provision of the Atomic Energy Act 1962, Atomic Energy Act है 1962, उसके हिसाब से उसी के प्रोविजंस में हम ये सारी चीज कैरी आउट करते हैं। ये जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो है उसी को परस्यू करते हुए ये बोल रहे हैं, इन परसुएशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक एंड ऑक्यूपेशनल वर्कर्स, ठीक है। दो चीजें क्या करना है कि इन परसुएशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, जो भी मेंबर ऑफ पब्लिक्स हैं, जो लोग पब्लिक्स को बेसिकली उनकी सेफ्टी इंश्योर करना है, एंड ऑक्यूपेशनल वर्कर की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए AERB हैज बीन इंट्रस्टेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब AERB से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब उसके अंदर ये मतलब इंटरेस्टेड का मतलब होता है कि लाइक यदि मान लो कि मैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे हूँ एज RSO, तो
हमसे इंटरेस्ट करने का मतलब है कि हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं आरएसओ की ड्यूटी जो है वो निभाऊंगा ऑनेस्टली, एवरीथिंग आई विल बी डू इट। मेरे से एक्सपेक्ट किया जाता है, सोसाइटी मेरे से एक्सपेक्ट करती है कि मैं एक परफेक्ट काम करूंगा जो आरएसओ की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से होती है या जिस सीट पे मैं बैठा हूं। तो इंटरेस्टेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ laying down safety standards and framing rules and regulations। देखो यहाँ for such activities ये इंपॉर्टेंट है। यहीं पे ये एक आंसर जो है आपके क्वेश्चन का यहाँ पे मिलता है कि AERB का रोल क्या है, AERB क्या है, ऐसा क्वेश्चन कोई पूछेगा आपसे तो AERB क्या है। AERB को क्या करना है, इट हैज गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेइंग डाउन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उनको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाने हैं एक चीज। दूसरा फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सच एक्टिविटीज। तो जो भी एक्टिविटीज जो हो रही है रेडिएशन इंस्टॉलेशन में, एस्टेब्लिशमेंट, इंस्टॉलेशन, रेडियो एक्टिव सोर्स, उससे रिलेटेड उनको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, रूल फ्रेम करने हैं एंड रेगुलेट करने हैं। कैसे उस एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाएगा। मान लो कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, रेगुलेशंस का मतलब यही होता है कि कहीं पे कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो उसको डाउन करके फिर नॉर्मल पे लेकर के आना, उसके लिए एक्शन लेना। जैसे मान लो कि उन्होंने परमिशन दिया, जब भी हमें एनओसी आता है तो एनओसी जैसे प्रोक्योरमेंट का एनओसी आता है कि हमें मान लो मोलिबेडनम टेक्नीशियन जनरेटर प्रोक्योर करना, तो जब भी आप मोलिबेडनम टेक्नीशियन जनरेटर के लिए आपको एनओसी देंगे तो उसमें ना वो लिखते हैं कि इट हैज बीन मतलब इस आदमी को वो दे रहे हैं एक पर्टिकुलर लाइसेंसी को, और एम्प्लॉयर के नाम पे वो लाइसेंसी को मिलेगा कि वो खरीद सकता है जनरेटर और उसको यूज भी कर सकता है अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। और ऐसे बोल दो कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यदि वो कंडीशन आप वायोलेट कर रहे हो तो वो लाइसेंस आपके लिए वैलिड नहीं है एंड दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द लाइसेंसी। उस केस में वो लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं या फैसिलिटी को शट डाउन कर सकते हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ रेगुलेशंस। तो उनको रेगुलेट करना है कि भाई जैसे वो चीजें यूज होनी चाहिए वो वैसे यूज हो रही है या नहीं हो रही है, करेक्ट। तो यही AERB का रोल है। द बोर्ड, इसलिए बोर्ड क्या करती है, AERB जो है देयरफॉर डेवलप्स, ये क्या करते हैं, डेवलप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी कोड बनाते हैं एंड रिलेटेड सेफ्टी गाइड्स बनाते हैं एंड सेफ्टी मैनुअल्स टू कवर द रेगुलेशन एस्पेक्ट ऑफ दिस फैसिलिटी। तो इनके क्या बनेंगे, क्या क्या करें, दे आर डेवलपिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी कोड्स एंड सेफ्टी गाइड, रिलेटेड सेफ्टी गाइड्स एंड सेफ्टी मैनुअल्स टू कवर द रेगुलेशन एस्पेक्ट ऑफ दिस फैसिलिटी। मतलब हम कैसे रेगुलेट करने वाले हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे मान लो कि रेडियो एक्टिविटी आती है, अब ट्रांसपोर्ट होगी, जहां से प्रोडक्शन होगा वहां से फिर हमारे डिपार्टमेंट में आएगा, तो ट्रांसपोर्ट के रूल्स डेवलप करना, पैकेज कैसे बनेगा, पैकेज के ऊपर लेबल कैसा होगा, ये सारा चीज डिजाइन करना और उसको रेगुलेट करना, चेक करना बीच बीच में। तो इसलिए फ्रीक्वेंट वो लोग इंस्पेक्शन भी करते हैं अंडर पार्ट ऑफ रेगुलेशन। सो यही आने का मेन रोल जो है वो ये है। और उस मैनुअल में जो भी मैनुअल जो होगा उसमें रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स कवर्ड होगा कि ठीक है इंस्पेक्शन होगा, जो स्टाफ काम करेंगे उनके रिक्वायरमेंट क्या होंगे, उनके इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, राइट, कौन काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता, जैसे उनके लिए पर्सनल मॉनिटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, इस टाइप के रूल्स और गाइडलाइंस अवेलेबल है। कि मेन काम जो है वो AERB का ही है। तो आपसे जब ये पूछा जाता है कि AERB का काम क्या है तो मोटा मोटी आपको ये बातें लिखनी है और बताना है। एक डेफिनेशन रेडिएशन फैसिलिटी का है कि रेडिएशन फैसिलिटी क्या है, राइट। सो रेडिएशन फैसिलिटी बोल रहे हैं कि इज एनी इंस्टॉलेशन और इक्विपमेंट और ए प्रैक्टिस, कोई भी चीज हो सकता है। क्या हो सकता है, इंस्टॉलेशन हो सकता है, जैसे मान लो कि
रूम नंबर 49 में एक एस्पेक्ट कैमरा या ड्यूल एस्पेक्ट कैमरा. दिस इज इंस्टॉलेशन. So that can be also labeled, can be told as a radiation facility. Equipment, जैसे उसमें भी हम ड्यूल गामा कैमरा की बात करें, इक्विपमेंट हो गया. प्रैक्टिस मतलब जो ये पूरा, जैसे पेशेंट आता है, आप स्कैन करते हो, राइट, उसको फिर भेजते हो, रेडियो एक्टिविटी से आप रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूस करते हो, इंजेक्शन, ये सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिस में आती है. प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडिएशन जनरेटिंग यूनिट्स, ये भी हो सकता है. और प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग रेडिएशन जनरेटिंग यूनिट्स. रेडिएशन जनरेटिंग यूनिट में आपका एक्सरे ट्यूब्स, एक्सरे, राइट, और सीटी स्कैन हमारे में, और या यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप इन द फील्ड ऑफ रिसर्च. यदि कहीं फील्ड ऑफ रिसर्च में भी, जहां पर भी रिसर्च फैसिलिटीज जो है, जहां पर सिर्फ रेडियो आइसोटोप रिसर्च के लिए लोग यूज करते हैं, तो वो भी फैसिलिटी को हम रेडिएशन फैसिलिटी बोलेंगे. जैसे जेएनयू, इंडिया यहाँ एम्स का छोड़ दो, जेएनयू में सिर्फ रिसर्च होता है, ज्यादातर उनका रिसर्च, पेशेंट एक्टिविटी नहीं है, लेकिन रिसर्च के लिए रेडियो आइसोटोप यूज होता है. सो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए रेडिएशन फैसिलिटी. इंडस्ट्री में यूज हो, वो भी बोलेंगे. मेडिसिन में यूज हो या एग्रीकल्चर में, कहीं भी हो, उसको हम रेडिएशन फैसिलिटी बोलेंगे. तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रेडिएशन फैसिलिटी इज एनी इंस्टॉलेशन, इक्विपमेंट्स और प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप, चाहे वो मेडिसिन में हो, रिसर्च में हो, इंडस्ट्री में हो, कहीं भी हो, उसको हम बोलेंगे रेडिएशन फैसिलिटी. अब क्या है कि अलग अलग जो रेडिएशन फैसिलिटी जो है, वो वहां पे जो एक्टिविटी जो हैंडल होती है, उसका अमाउंट जो है वो बहुत वेरी करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट कैन सम फैसिलिटी कैन हैंडल फ्यू किलो इलेक्ट्रॉन के फ्यू किलो बैक्यूरेल, बहुत कम एक्टिविटी यूज करते हैं, टू सेवरल पिका बैक्यूरेल रेडिएशन सोर्सेस. कहीं कहीं पे बहुत जाती है, जैसे हाई एक्टिविटी आप थेरेपी के लिए. तो मान लो रिसर्च में आपका किलो बैक्यूरेल के रेंज में एक्टिविटी यूज हो रही है, कहीं थेरेपी दे रहे हैं, राइट, तो वहां पे हम पेटा बैक्यूरेल जो है रेडियो एक्टिव सोर्सेज जो है हम यूज करते हैं, राइट. कहीं पे जो रेडिएशन जनरेटिंग प्लांट्स जो हैं, रेडिएशन जनरेटिंग प्लांट्स में फ्यू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के टेंस ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर रेडिएशन जनरेटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्यू केबीपी, जैसे एक्सरे देख लो, हमारा सीटी का देख लो, तो केबीपी से लेकर के केबीपी के रेंज में ही होता है उसका, जैसे 120 केबीपी 150 केबीपी तक जाता है. लेकिन जब लीनियर एसेलेरेटर, लिनाक वगैरह में थेरेपी के लिए वो चला जाएगा मेगा में, राइट. सो और तो ये अलग अलग जो रेडिएशन जनरेटिंग प्लांट्स जो हैं, वो उनकी एक्टिविटीज जो है और जो एक्सपोजर लेवल जो होगा वो वेरी करता है. किलो बैक्यूरेल वालों को कम एक्सपोजर लगेगा, पेटा बैक्यूरेल को बहुत ज्यादा लगेगा जो हैंडल करेगा. उसी तरह से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्यू किलो केवीपी में है तो कम एक्सपोजर होगा, मेगा में है तो ज्यादा एक्सपोजर होगा. तो वहां ज्यादा सीरियसनेस की जरूरत है. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस फैसिलिटीज, रेडिएशन फैसिलिटीज आर लोकेटेड इन द पब्लिक डोमेन. मतलब पब्लिक डोमेन का मतलब कि वहां पे पब्लिक आ सकती है और जा सकती है, आसपास में उसके पब्लिक रहती है. तो उस केस में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी रेडिएशन एक्सपोज, जो लोग भी काम करते हैं वहां पे, जो स्टाफ काम कर रहे हैं, उसको एक्सपोजर लग सकता है और वो एक्सपोजर के अमाउंट वैरी करेगा, करेक्ट. तो इसलिए उसकी मॉनिटरिंग, टाइप ऑफ मॉनिटरिंग, किसको रेडिएशन बैच देना है नहीं देना है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे हैंडल करने के लिए. इसलिए ये अभी ने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया कि ये सिचुएशंस है, रेडियोथेरेपी में ये चीज होता है. तो यहाँ पे ये सिचुएशंस है, उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए कि भाई
ये पर्टिकुलर सिचुएशंस होगा तो इसको देना है टीएलडी, इसको नहीं देना है। कुछ लोगों को टीएलडी देना है तो उनके परमानेंट रिकॉर्ड्स रखने हैं। कहाँ कई ऐसी जगह है जहाँ पे आप बिना टीएलडी के भी काम चला सकते हो, आपको डायरेक्ट रीडिंग डोसीमीटर्स देने हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है और बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, हैंडल नहीं करा तो उसका ऐसे ही रिकॉर्ड रखा जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों के रिकॉर्ड पूरे लाइफ टाइम तक रखने, सो इस टाइप के गाइडलाइंस जो है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। ओके, दूसरा रेडिएशन वर्कर किसको बोलते हैं? रेडिएशन वर्कर हम उसको बोलेंगे कि एनी पर्सन हु इज ऑक्यूपेशनली एक्सपोज टू रेडिएशन। मतलब वो ऑक्यूपेशनली एक्सपोज टू रेडिएशन का मतलब क्या हुआ कि वो उसका ऑक्यूपेशन है, मतलब वो सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, इज गेटिंग पे फॉर दिस। तो ऑक्यूपेशनली एक्सपोज टू रेडिएशन उसको बोले कोई भी पर्सन दे विल बी कॉल्ड एज ए रेडिएशन वर्कर। ठीक है, रेडिएशन वर्कर्स are required to handle the radiation sources as per procedure laid down by AERB। एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि रेडिएशन वर्कर को क्या करना चाहिए, दे आर रिक्वायर्ड टू हैंडल द रेडिएशन सोर्सेज एज पर प्रोसीजर लेड डाउन बाय AERB। AERB ने जो प्रोसीजर बताया है कि ऐसे ऐसे रेडिएशन सोर्सेज को हैंडल करना चाहिए, रेडिएशन वर्कर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको ऐसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जस्ट टू इंश्योर दैट देयर रेडिएशन डोजेस आर एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, राइट, while ensuring that the exposure remain within the dose limit prescribed by the regulatory body। इसका मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग एक तो पॉइंट इम्पोर्टेंट क्या बोल रहा है कि टू इंश्योर कि जो उसको डोज जो लग रहा है, जो भी रेडिएशन डोज जो रिसीव करेगा वो एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल होगा, मतलब मिनिमम से मिनिमम जितना हो सकता है उतना वो अचीव करेगा। साथ ही साथ वो क्या बोल रहे हैं, वाइल इंश्योरिंग दैट एक्सपोजर रिमेन्स विद इन द डोज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द AERB या बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी। यदि वो ऐसा करता है तो उसका डोज जो भी आएगा इट विल बी इंश्योर्ड विद इन द डोज लिमिट। जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने डोज लिमिट प्रिस्क्राइब किया है उसके नीचे उसके अंदर ही उसका डोज आएगा, राइट। इसका मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग ये भी है, आप ऐसा समझ लीजिए कि AERB ने जो भी सेफ्टी कोड डेवलप किया, प्रोसीजर डेवलप किया और जो भी गाइडलाइंस दिया है कि रेडिएशन सोर्सेज को कैसे हैंडल करना चाहिए, यदि हम रेडिएशन वर्कर यदि उसको जैसा उन्होंने गाइडलाइन प्रोवाइड किया वैसा ही यदि हम काम कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, तो हमारा रेडिएशन डोज मिनिमम होगा और साथ ही साथ हमारा डोज जो होगा वो कभी भी डोज लिमिट जो भी डिसाइड किया है उससे एक्सीड नहीं करेगा, राइट। एंड दैट्स व्हाई द AERB सेज कि रेडिएशन वर्कर आर रिक्वायर्ड टू हैंडल एज पर द प्रोसीजर्स laid down by the AERB, right? Doses, अब नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं, द डोज टू रेडिएशन वर्कर शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग लिमिट। अब लिमिट की बात कर रहे हैं, किस लिमिट को नहीं एक्सीड करना चाहिए, तो उसमें पहला आता है क्या, एन इफेक्टिव डोज ऑफ 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर। इफेक्टिव डोज ऑफ 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर एवरेज ओवर 5 कंसेक्यूटिव ईयर, 5 साल। वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेटेड ऑन ए स्लाइडिंग स्केल ऑफ 5 ईयर्स, मतलब वो स्केल जो होगा 5 साल का वो स्लाइड करता रहेगा। उसमें क्या करना है, करेंट ईयर लेना है और प्रीवियस 4 साल का डेटा लेना है, करेंट ईयर और उसके पहले का 4 साल, राइट। अब मान लो कि इस साल के लिए कैलकुलेट करना है किसी को कि 2022, तो उसके पहले के 4 लेग, ठीक है, बाकी लेने पड़ेंगे हमें, तब जाकर के हमारा जो होगा 2018 से शुरू होगा, 2018, 19, 20, 21,
22, तब जाकर के वो 5 साल का होगा, यदि करंट ईयर मेरा 22 हो रहा है। तो ऐसे स्लाइडिंग स्केल्स लेना है, और नेक्स्ट 23 के लिए तो फिर 2019 से शुरू हो जाएगा उसका, करेक्ट, राइट। उसमें एवरेज करना है, और वो कंजिक्यूटिव 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर से एवरेज डोज जो होना चाहिए वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। दूसरा क्लॉज क्या आता है कि एन इफेक्टिव डोज ऑफ 30 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर, मतलब एवी डोज लिमिट, ठीक है। एवरेज 5 साल का 20 मिलीसीवर्ट होना चाहिए, लेकिन किसी भी साल में इफेक्टिव डोज जो होना चाहिए वो 30 मिलीसीवर्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट एन इक्विवेलेंट डोज टू द एक्सट्रीमिटीज, हैंड्स और फीट के लिए डोज बोला कितना, 500 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर। हैंड एंड फीट के लिए, एक्सट्रीमिटीज के लिए क्या है, 500 मिलीसीवर्ट। क्या टर्म है, इक्विवेलेंट डोज। ये बात याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनर वायरसो वाइवा वे सब में पूछता है कि हैंड फीट का डोज इफेक्टिव है या इक्विवेलेंट है। जैसे आप तुम बोलोगे वो पकड़ लेगा, यदि आपने बिल्कुल ध्यान से नहीं सुना है और ध्यान से रिपीट नहीं कर रहे हो तो। सो हैंड और फीट के लिए क्या लिखा है, इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज 500 मिलीसीवर्ट्स इन ए ईयर लिमिट है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है, एन इक्विवेलेंट डोज टू द लेंस ऑफ द आई। लेंस ऑफ द आई के लिए 150 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर। लेंस ऑफ द आई के लिए कितना है, 150 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर। और याद रखिएगा कि आईसीआरपी का 20 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर आईसीआरपी ने रेकमेंड किया है, बट हमारी एआरबी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो बोल रही है कि 150 मिलीसीवर्ट जो है वो आई लेंस के लिए हम डोज रख रहे हैं, राइट। तो आपके पास क्या आ गया, पहला इंपॉर्टेंट बना 20 मिलीसीवर्ट एवरेज ओवर 5 ईयर। वो स्लाइडिंग स्केल पे कैलकुलेट होगा ऑफ 5 ईयर्स, जिसमें करंट ईयर और प्रीवियस 4 ईयर का डेटा लेंगे और तब जाके एवरेज निकालेंगे। दूसरा पॉइंट, एक साल में 30 मिलीसीवर्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि डोज इक्विवेलेंट डोज टू एक्सट्रीमिटी जो होना चाहिए वो 500 मिलीसीवर्ट से ज्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए, और इक्विवेलेंट डोज टू द आई लेंस के लिए 150 मिलीसीवर्ट है। तो ये एआरबी के डोज लिमिट्स हैं। नाउ इट सेज इन सम ऑफ द प्रैक्टिसेस ट्रेनीज आते हैं, सच एज स्टूडेंट्स, इंटर्न्स, अप्रेंटिस who are in the age group of 16 to 18 years। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर लिखा उसने, क्या लिखा, 16 to 18 years, जो 16 साल से 18 साल के हैं ये लोग। कौन कौन, ट्रेनिज के रूप में आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं या अप्रेंटिस के लिए आ रहे हैं। यदि उनका एज इस ग्रुप में है, आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन हैंडलिंग द रेडिएशन सोर्सेज, उन लोगों से भी काम लोग करवाते हैं, उनको करवाते हैं इन द सेंस काम नहीं करवाते, मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सो दे हैंडल ड्यूरिंग, लेकिन ये हैंडलिंग अंडर सुपरविजन होना चाहिए, राइट। और इनके लिए डोज लिमिट जो है वो 6 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर है। 6 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर, इट डजंट अप्लाई टू यू, आपका एज 18 नहीं है, ठीक है। और 16 ईयर से, यदि किसी का एज 16 ईयर है तो 16 ईयर से नीचे कोई इम्प्लाई भी नहीं करना है, उसको आप रख भी नहीं सकते रेडिएशन हैंडल करने के लिए। तो 16 साल से नीचे वाला रेडिएशन हैंडल नहीं करेगा एज पर एआरबी गाइडलाइंस। और दूसरा 16 से 18 साल के लोग जो भी हैं, जो एज ए स्टूडेंट, इंटर्न्स, अप्रेंटिस काम कर रहे हैं, तो उनके लिए रेडिएशन डोज का लिमिट कितना है, 6 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर।